Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर साहब ने, जो कि बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। अभिषेक सर भी बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। दोनों के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा और चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिएगा। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हवाले से आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि रिसेंटली उनका फ्रांस का विजिट रहा और बड़ा ही ज़बरदस्त विजिट था। उनको नेशनल डे पे इनवाइट किया गया था और बहुत शानदार विजिट रहा। और उसके बाद फ्रांस के बाद अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट है वो यूएई है। जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ हम लोगों को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। बहुत शानदार जो विजिट, अब यूएई में भी बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ उनका और वहाँ के जो किंग हैं उन्होंने उनको फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और इस तरह की पिक्चर्स जो हैं हमने सोशल मीडिया पे देखी और बड़ा ही शानदार इस्तकबाल था। और कहा ये भी जा रहा है कि इनके आने वाले टाइम में, यानी कि इस विजिट पर इनके दरमियान कुछ डील्स भी साइन होने जा रही हैं। इस पूरे सिनेरियो को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने इनवाइट किया है सारों को और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जानिब से इस पर हम अपनी मतलब राय, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक सर को शायद आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। उदास हैं। सर आज वाकई बहुत उदास लग रहे हैं, तो उनका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो ऐसा है एक्चुअली वो मुजफ्फर। अपनी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं। अपनी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सारी सारी रात वो ना जागते रहते हैं। क्योंकि 30 तक है वो टाइम उनके पास, अपनी बुक को कंप्लीट करके उन्होंने देना है। तो इस वजह से जी थोड़ी थकावट भी उन्हें लग रही है और ऐसे थोड़ा फील कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल सर, ये तो है, अप्रिशिएट है। एक नई बुक आपकी है जिस पे आप एफर्ट कर रहे हैं और 30 तारीख को आप हम उसको पढ़ पाएंगे। तो सर मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहब, ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यूएई विजिट पर हैं, इसके पीछे बताएं कि वर्ल्ड उनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। नेशनल डे फ्रांस ने मोदी जी के साथ सेलिब्रेट किया, कोई अपना हो तो उसको इनवाइट किया जाता है। अब दो घरों की बात ले लें, अगर हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनको अपना मानते हैं तो हम अपने किसी खुशी के मौके पर उनको इनवाइट करते हैं। तो वर्ल्ड में, वेस्ट में और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो बड़ा इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को ही क्यों इनवाइट किया अपने नेशनल डे पे? चलें वो तो हो गया, इनवाइट कर लिया। अब यूएई का जो उनका विजिट है बड़ा शानदार जो है वो एक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उनका जो इस्तकबाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? थैंक यू रिबाहा जी, थैंक यू मुजफ्फर भाई। आपके साथ, आप दोनों लोग के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में या हर जगह पे, किसी देश में भी आपको नेताओं की ज़रूरत होती है। नेता मतलब होते हैं जो आपको सही में लीड कर सके, जिनका दिल बड़ा हो, जो सबके लिए सोच सके, सबको एक समान ट्रीट कर सके, सिर्फ अपना ना सोचे, अपना फ़ायदा ना सोचे, बल्कि सबका फ़ायदा सोचे। अगर वो अपना नुकसान ना सोचे तो सबका फ़ायदा भी, मतलब अपना फ़ायदा सिर्फ ना सोचे तो सबका नुकसान भी ना सोचे। तो मोदी जी एक रे ऑफ होप हैं। मोदी जी के अंदर वो क्षमता है कि अगर वो 140 करोड़ भारतीयों को नेतृत्व दे सकते हैं, तो वो उनके अंदर क्षमता है कि वो 8 बिलियन लोगों को नेतृत्व दे सकते हैं। मोदी जी आज सिर्फ जो है 1 बिलियन और 40 करोड़ लोगों के नेता नहीं रह गए हैं। मोदी जी आज की डेट में कम से कम आप समझ लें 8 बिलियन लोगों के, जिसे कहते हैं कि निर्विरोध नेता हैं। वो सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है अपने समस्याओं के निवारण के लिए। तो यही है कि जब और वो मोदी जी को एज एन इंडिविजुअल सिर्फ नहीं देख रही है। मोदी जी जिस संस्कृति, जिस फिलॉसफी को लेके जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हो या सबके भले की बात हो या वर्ल्ड पीस की बात हो, ये सारे फॉर्मूले वो लेके जाते हैं और दुनिया को देते हैं। अब रही बात की फ्रांस के बेस्टिल डे में देखा हमको उनको अपना सिविलियन और मिलिट्री दोनों हाईएस्ट अवार्ड जो है मोदी जी को कन्फर किया गया।
प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। उसके बाद आपने देखा कि उनका जो है लाल कारपेट पे स्वागत किया गया, स्वयं प्रधानमंत्री आई एलिजाबेथ उनको रिसीव करने के लिए। उसके बाद वो 2 दिन का जैम पैक्ड पूरा का पूरा वो रहा, जिसे कह लीजिए सेशन, जहां मोदी जी ने कई बड़े-बड़े वो जो है एग्रीमेंट्स को साइन किया, जिसमें से सबसे बड़ी जो मुझे लगी कि उन्होंने अंत में आखिरकार फ्रांस ने भी इंडिया के यूपीआई को एक्सेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यूपीआई के थ्रू यूरोप में भी पेमेंट कर सकेंगे, विच इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। जो इंडिया का फाइनेंशियल डिपेंडेंस है ये वेस्ट का दुनिया के ऊपर, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी कि कल को अगर इंडिया कुछ ऐसी काम करना चाहता है और वेस्ट उस पर सैंक्शन लगाना चाहता है इंडिया के उस एक्शन से डिसअपॉइंट होकर के, तो इंडिया को उनके फाइनेंशियल मैकेनिज्म के ऊपर या फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, अब आप ये देखें कि यूएई की जहां तक बात है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी कंसर्न है दुनिया के लिए, जिसमें कि भारत को एक अहम भूमिका निभाना है। और क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने वालों में गल्फ कंट्रीज बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि वो गल्फ, जैसा कि नाम ही है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो समुद्र से उनका डायरेक्ट नाता है। और जैसे जैसे ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से राइज ऑफ वाटर लेवल होगा, तो सबसे पहले तो ये कंट्रियां उसके शिकार में आएंगी। तो आपको पता है कि यूएई की अगली अध्यक्षता जो है वो यूएई जो है अगले COP28, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक प्रोविजन है यूएनएफसीसी के अंदर, जिसके अंतर्गत साल में 2 बार जो भी जिन देशों ने भी यूएनएफसीसी को साइन किया है उनको मिलना पड़ता है अलग अलग फोरम पे, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जिसमें कि जो देश है वो आपस में बैठते हैं, नई नई समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हैं या उन समस्याओं से लड़ने के मेजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर जो है वो फिर एक्शन लेते हैं। जैसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के COP26 के अंतर में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, यदि आपको पता था, जिसमें आइडिया ये है कि 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड। तो दुनिया में अगर एक ग्रिड हो जाए, आपको जरूर ये सुनने में आया होगा कि आज पाकिस्तान में ये ग्रिड उड़ गया, वहां से लाइट बंद हो गई, वो ट्रांसफार्मर उड़ गया। अगर 1 ग्रिड हो जाए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो सोचिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कितनी हद तक खत्म हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि ये जो सन है वो एक जिसे कह लीजिए इंसेसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज में एक बहुत अहम, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, उसको फाइट करने में एक बहुत अहम रोल निभाने वाला है। और इसीलिए जो यूएई के साथ अभी हमारी आगे की बातचीत होगी, वो इंडिया उनको अश्योर करने गया है कि COP28 जिसकी अध्यक्षता यूएई कर रहा है उसमें हमारा फुल कोऑपरेशन रहेगा। प्लस IIT को अब हम इंटरनेशनलाइज करने लगे हैं, हम अब दुनिया में अपनी शिक्षा लेके जा रहे हैं। अभी हमने टेक्नोलॉजी से शुरू किया है, बहुत जल्द जो हमारी शिक्षा है वो यूनिवर्सल है, हमारी शिक्षा मानवता की शिक्षा है। अब हम फिर स्पिरिचुअल, जैसे योगा हमने घर घर पहुंचा दिया, IIT घर घर पहुंचा देंगे, उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी घर घर पहुंचाएंगे। और हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हम सही हैं तुम गलत हो, अपना छोड़ दो। हम कहेंगे आप जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहिए, इसको एडिशनली स्वीकार कीजिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो विश्व नेतृत्व की ओर भारत का एक और कदम, विश्व गुरु बनने के लिए भारत का एक और कदम, और विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी जैसा नेता मिलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सही हो गया। सर मुजफ्फर भाई, आपसे एक सवाल है कि आपने सुना ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो अब यूएई विजिट पर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो बातें की हमारे अभिषेक सर ने, भाई ने, हमारे ने, कि एक तो फ्रांस के साथ जो इनके बहुत ज्यादा एक अभी मामला तय हुए हैं, कुछ डिफेंस डील जो हुई राफेल को लेकर, या इस तरह दूसरी आप दोष भी इन्होंने, उनकी भी डील हुई है। और वो सारी चीजें जो अब इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि सारी टेक्नोलॉजी आएगी और इंडिया के अंदर ही सारी वो उनकी प्रोडक्शन होगी, तो सारे यूनिट इंडिया के अंदर ही लगेंगे। और जो भी डील होगी उसमें जो टेक्नोलॉजी है 8 साल या 10 साल बाद वो इंडिया को ही उन्होंने देनी है। इसके साथ साथ जैसे उन्होंने बोला कि यूपीआई जो है वो अब फ्रांस के अंदर उन्होंने लॉन्च किया उसे, और आम जो एक इंडियन भी अगर जाता है वहां पर कुछ चीज परचेज करता है, जो भी खरीदारी करता है, तो उसे अब डॉलर लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने मोबाइल से जैसे इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शन करता है वैसे ही कुछ चीज खरीदेगा और
डायरेक्ट वहां पर वो इंडियन रुपए में पेमेंट करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये चीज नहीं हुई। यहाँ पर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें कैश कैरी करना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आपको पता कि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह जो स्ट्रीट क्राइम है, तो डेली बेसिस के ऊपर हजारों केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हमें कैश कैरी करना पड़ता है और पता चल जाता है कि इस बंदे के पास पैसे हैं। ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान के अंदर हों तो बहुत आसानियां हमारे लिए पैदा हो जाएंगी। इसी चीज का क्रेडिट देखें मोदी जी ले रहे हैं। अब इसके अलावा जिस तरह अभिषेक सर ने बोला कि आईआईटी जो है अब इंडिया से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के अंदर उसके जो फ्रेंचाइजेस हैं या उसके जो कैंपस हैं वो खुल रहे हैं। जिस तरह तंजानिया के अंदर है, उसके अलावा और बहुत ममालिक, अब अबू धाबी में भी एक उनके जो कैंपस है वो खुल रहा है। तो मैं यहाँ पर आपके इस चैनल से तवज्जुह से, अभिषेक सर भी सुन रहे हैं, ये भी एजुकेशन से इनका तल्लक है, हो सकता है हमारी बात जो इंडियन कुछ ऑफिसर या कुछ सुन रहे हो, तो पाकिस्तानियों को भी जरूरत है। पाकिस्तानी इस वक्त एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे हैं हम लोग, हमारे जो लोग हैं आईटी में स्पेशली, हमें पता ही नहीं कुछ, हमारे मिनिस्टर को नहीं पता कि ये फ्रीलांसिंग क्या होती है और ये आईटी क्या किस ब्ला का नाम है। जो आईटी मिनिस्टर है उनको नहीं पता। तो हमारे लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। और उसके लिए देखें हमारे, क्योंकि लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़ सके या कुछ इस तरह इतनी भारी भारी फीसें दे सके। तो अगर इंडिया की आईआईटी का कैंपस पाकिस्तान में एक दो कैंपस अगर खुल जाए, जैसे कराची है, लाहौर है, इस तरह इस्लामाबाद में 2-3 कैंपस अगर खुल जाए तो बहुत फायदा होगा पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का। और इसका फायदा यही होगा कि आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान भी को, चलो हमारी भी कुछ आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो होगी और मुल्क का इसमें काफी फायदा होगा। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बाकायदा तौर पर ये इनको लेटर लिखे इंडिया को, जिस तरीके से बाकी ममालिक देखें, यूएई या दूसरे ममालिक, वो सारे इंडिया से कंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप हमारे मुल्क के अंदर जो है कैंपस खोलें। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया की जो इस एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करें। अब आते हैं यूएई के अंदर जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया। अब यूएई के अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। मेरा तल्लुक रहीम यार खां के साथ है। आपको मैंने शायद पहले भी बताया, रहीम यार खां और यूएई जो है वो इनका बहुत ही करीबी मुरासम है, क्योंकि इनका आपस का जो माहौल है वहाँ भी डेजर्ट है। इनके जो अबू धाबी के जो प्रिंस थे पहले भी, उनके वहाँ पर महल बनाए हुए उन्होंने, वहाँ पर आकर हर साल रहते हैं, घूमते फिरते हैं। वहाँ पर शिकार उन्होंने अपने मसनूई जंगल बनाए हुए हैं, बल्कि पूरा जो एरिया है उन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया। वहाँ पर आकर कोई शिकार नहीं खेल सकता। इतने पाकिस्तान के साथ इनके क्लोज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बल्कि जो आप शेख जैद बिन नहान थे, जो अभी प्रिंस है, उनके वालिद जो थे, उन्होंने शादी भी एक जो है वो पाकिस्तानी रहीम यार की औरत से की थी। इतने ये क्लोज थे। बल्कि जो अभी मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज के जो समधी हैं, उनके जो फादर थे वो, और वो जो शेख जैद बिन सुल्तान अन नहयान थे, वो आपस में ये बहुत इनका तल्लुकात थे। इनकी भी जब भी कोई मामला होता था पाकिस्तान की तरफ, तो ये जाकर वहां पर इनसे बात करते थे। इतनी दोस्ती थी पाकिस्तान के उस एरिया के साथ इन लोगों की। लेकिन वो दोस्ती खत्म हो गई। खत्म होने की वजूहत क्या है कि हम लोग अब उस पोजीशन में नहीं है। हम लोग तो आपको पता है कि हम जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है हमारे मुल्क की, तो वो लोग भी हमसे किनारा कर गए, वो दोस्ती दोस्ती खत्म हो गई। अब तो वो ये समझते हैं कि ये जब भी इन्होंने आना, इन्होंने पैसे ही मांगने और इस तरह जो चीज करनी है। तो अब देखें, वो दोस्ती जो पाकिस्तान के साथ थी, इन्होंने, इंडिया ने भी ऑफर की थी सेम ऐसे ही कि जी हमारे भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो आपके मौसम के साथ और आपके जो इलाके के साथ मैच करते हैं, आप हमारे यहाँ इधर आएँ और यहाँ पर रहें, अपना यहाँ पर रिहाइशगाह बनाएं और शिकारगाह बनाएं, हम भी आपको ऑफर करते हैं। मेरे ख्याल में अब शायद ये भी कुछ चीज़ होगी। अब बैकग्राउंड में मुझे इसका आइडिया नहीं, अभिषेक सर ही बता सकते कि आया इंडिया के अंदर ये लोग आते हैं, रहते हैं, या क्या इनका है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ वो इनका रिलेशन जो था, एक दोस्ती वाला, एक भाईचारे वाला, वो खत्म हो चुका है। अब मोदी जी देखें, अब भाईचारा भी कब तक रहता है? भाईचारा भी उस वक्त तक रहता है कि जब आप बराबरी की सतह पर हो, जब आपके पास हो ही कुछ ना, आपकी इकोनॉमी आपकी बैठ चुकी हो, आपका हर चीज आपकी तबाह हो गई हो, और फिर वो भाईचारा भी खत्म हो जाता है। अब वो इंडिया की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो
देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी मंडी है, एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हर चीज़ से इंडिया माला-माल है, हर चीज़ से इंडिया के पास पावर है। इंडिया इस वक़्त जिस तरीके से अमेरिका के अंदर मोदी जी का हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिजी के अंदर, इजिप्ट के अंदर, कौन-कौन से मुल्क का हम नाम लें, कहाँ-कहाँ की हम बात करें। G20 की मीटिंग जिस तरह हुई है, सारा कुछ जो है वो सारी दुनिया के सामने है। तो अब रिस्पेक्ट देखें, हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपको आपके इलाके के लोग चौधरी कहना शुरू कर दें, तो फिर पूरा शहर आपको चौधरी बोलेगा। अब ये देखें कि अब यहाँ पर मिसाल ये है कि मोदी जी को अमेरिका ने चौधरी कह दिया कि जो मोदी जो है वो चौधरी हैं, ये अमेरिका ने कह दिया। जब जिसको अमेरिका चौधरी कह दे तो वो तो फिर पूरी दुनिया का चौधराहट तो उसके पास चली गई है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि मोदी जी जो है उन्होंने डिज़र्व किया है, उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए काम किया। जो भी दुनिया के अंदर जैसे श्रीलंका को मुश्किल वक़्त था, वहाँ पर उन्होंने उनकी हेल्प की, बांग्लादेश के मुश्किल वक़्त था, वहाँ उन्होंने उसकी हेल्प की, भूटान, नेपाल, हर मुल्क की हेल्प की। टर्की के साथ देखिए उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन ज़लज़ला आया तो हमसे पहले वो वहाँ पर पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें आपको लीडर बनाने में आपका पता चलता है कि जी आप लीडर हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अब मोदी जी जिधर मर्ज़ी चले जाएँ, आप यूएई को छोड़ें, पाकिस्तान को छोड़ के पूरी दुनिया में जहाँ भी मोदी जी चले जाएँ, तो वो लोग उनका ऐसे ही इस्तकबाल करेंगे, ऐसे ही उन्हें इज़्ज़त देंगे, ऐसे ही उन्हें ऑनर देंगे। तो मेरे ख़्याल में अब ये जो हम इस पे प्रोग्राम जो करते हैं ना बार-बार के जी मोदी जी वहाँ गए, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट हुई है, तो हमें इसकी अब आदत हो जानी चाहिए और हमें इसका पता चल जाना चाहिए कि मोदी जी अब एक दुनिया के एक बेहतरीन लीडर हैं, पूरी दुनिया के, इंडिया के नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगा कि इस वक़्त जो बाकी सारे मुतनाज़ा हैं। देखिए कोई भी आप किसी भी मुल्क के लीडर का नाम लेंगे ना, उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी कि वो किसी न किसी चीज़ में मुलव्वस होगा। लेकिन ये वाहिद ऐसे लीडर हैं कि जो देखें अभी जो आपको पता है कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो आए थे जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की है। मुसलमान इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी तारीफ़ हर मज़हब के लोग इंडिया के छोड़ के पूरी दुनिया के लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये डिज़र्व करते हैं। अब इसमें मेरे ख़्याल में हमें भी आदी हो जाना चाहिए और हमें भी अगर इज़्ज़त नहीं हम दे सकते थे कि एज़ अ पाकिस्तानी में जो पाकिस्तान कम्युनिटी है, वो मोदी जी को यहाँ पर इज़्ज़त वाले अल्फ़ाज़ से या इज़्ज़त से नहीं देखती, तो इनको भी अब थोड़ा-सा इस पे सोचना चाहिए कि हमें भी एहसास होना चाहिए कि मोदी जी जो हैं वो वाक़ई इज़्ज़त के लायक हैं और उनकी काबिलियत, उनकी जो मकाम है, वो इज़्ज़त के लायक है और हमें भी उनकी इज़्ज़त जो है वो करनी चाहिए। अभिषेक सर, आपसे है सवाल मेरा कि फ्रांस के तो हमने देखा कि बहुत सी डील साइन हुई, जैसे मुज़फ़्फ़र भाई ने भी बताया 26 राफ़ेल, मैंने भी उस पे प्रोग्राम किए, यकीनन मुज़फ़्फ़र भाई ने भी उस पे प्रोग्राम किए होंगे उस खबर पे। और आपसे सवाल है कि अब क्या डील साइन होने जा रही हैं? सुनने में ये भी आ रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान फिर से और मज़ीद डील्स जो हैं वो साइन होंगी यूएई और इंडिया के दरमियान। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरे नंबर पर आप क्या समझते हैं कि यूएई और इंडिया के आपस के यानी कि आने वाले टाइम के फ्यूचर के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं? और तीसरे नंबर पर आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है दुनिया को अब क्या देने जा रहा है? देखिए, इंडिया को दुनिया के लिए देने के पास बहुत कुछ है और मैं देखिए मुज़फ़्फ़र भाई ने मुझसे पूछा कि क्या अरब हमारे यहाँ भी जैसे रहीम यार खान में आते हैं, तो हमने भी अरब के लोगों को कोई स्पेशल जगह दे रखी है वो करने के लिए। तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, आप जो हैं अरबों को एक डिफरेंट लीग में रखते हैं और हमारे लिए वो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे कोई अफ्रीकन है वैसे ही एक अरब है, उससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत हमारी नज़र में है नहीं और ना होनी भी चाहिए। इंसान है, सब बराबर है। तो हम उनको कोई स्पेशल ये आ जाएँ कि वो हमारे यहाँ कोई जगह ले लें और अपना वो खेलें, वहाँ इंडियन न जाए, ये तो हम सोच नहीं सकते और ना हम ऐसा होने देंगे, क्योंकि वो भी अपने यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे कि हम अरब की लैंड में जाएँ और वो एक इंडियन का एक वो ज़ोन बना दें और कहें कि भैया जाके यहाँ पे वो कर लो। या तो आप उनसे ये इक्वालिटी माँगे कि कोई पाकिस्तानी जाए और वो सऊदी अरेबिया के किसी एक सिटी को दे दें कि भैया ये पाकिस्तानियों के लिए है, यहाँ पे सिर्फ़ पाकिस्तानी जो है वो आएँगे, वो खेलेंगे और वो एक पाकिस्तानी लड़की से अरे अरबी लड़की से शादी करके ले आएँगे। ये एक तरफ़ा ट्रांज़ैक्शन जो है ये मुझे कतई ठीक नहीं लगता। ये मैंने देखा है ये कई बार कि मुग़लों ने राजपूतों से लड़की ली तो बहुत अच्छा, मगर अगर मुग़लों की लड़की राजपूतों में आई तो ये खाए तौबा का मैटर हो जाता है। तो ना ये क्यों ऐसी मानसिकता है, ये मुझे नहीं समझ में आती।
इंसान इंसान है, अब हमारे लिए वो भी एक इंसान है, उनको तो जैसे कोई भी एक नॉर्मल है, यूरोपियन है, वैसे अरब्स हैं, जैसे अफ्रीकन है वैसे अरब्स हैं, उनकी उससे ज़्यादा कोई पहचान होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये रही कि अब इंडिया को क्या देना है, यूएई को क्या लेना है। यूएई और अरब वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन दुनिया में, अब कोई कह दे कि वो किसी ने वो अलजबर से आया था और कोई एक वो है उन्होंने दिया, मुझे मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका अभी तक तो नहीं है ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड लुकिंग देखने में, बट दे वांट टू, उनके अंदर है ये जज्बा कि अब हम इंसानियत के साथ चलना चाहते हैं, अब हम इंसानियत की को अपना एजेंडा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मोदी जी को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। वरना तो पाकिस्तान में मोदी जी जाए तो फ्रेंडशिप बैंड छोड़िए, उनकी कलाई गायब हो जाएगी वहां से, कि भैया वो बैंड बांधने गए थे, कलाई निकाल के ले गए पूरी की पूरी, एक हाथी का मोदी जी का। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई आप जो है या तो ह्यूमैनिटी के साथ चलिए। देखिए अब आप कहते हैं हमारे यहाँ मोदी क्यों नहीं होता, आपके यहाँ मोदी कैसे आए बताइए? आप तो लीडर, आप बात करेंगे सिर्फ इस्लाम की, आप बात करेंगे सिर्फ मुसलमानों की, तो आपकी जो लीडरशिप है वो 56-57 जो देश है वहीं तक होगी ना, उसमें भी आप अरबों के लीडर बन नहीं सकते। तुर्क आपको अपना लीडर मानेंगे नहीं, अरब आपसे कहेगा तू हमारा लीडर बनना चाहता है, भाई खुदा का खौफ करें, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? उसी तरीके से तुर्क आपको कहेंगे कि भाई खुदा का खौफ, वो आप तो तुर्कों के लिए अपना वो टेरिटरी खोल देते हो, जरा अरबों और तुर्कों से बोलें कि वो आपके लिए टेरिटरी खोल लें। ये जितने भी होते हैं इनके मसाइल, ये सारे भाग के यूरोप आना चाहते हैं। कोई इनमें से सीरियन क्यों नहीं सऊदी अरेबिया में गया? तो देखिए बात ऐसा है कि ये इनके लिए देने के पास दुनिया में जो था वो खूब दे दिया इन्होंने, दुनिया उससे अब थक गई है, दुनिया हाथ जोड़ दिए, वापस ले लो, हमें बख्श दो भैया। जहां जा रहे थे ये जो है वो जा करके सिर्फ और सिर्फ कह रहे थे ये पैसा लो मस्जिद बना दो, और इसके अलावा हम देने के लिए हमारे पास ह्यूमैनिटी को कुछ नहीं है। तो अब वो समझ रहे हैं कि हमको दुनिया के साथ चलना है, हमको वर्ल्ड के साथ चलना है, और आज की डेट में जो वर्ल्ड की अगुवाई करना है अगले 100 साल तक के लिए वो भारत करेगा। अब आप डिसाइड कर लें कि आप कहाँ चलना चाहते हैं। हम आपको गले लगाना चाहते हैं तो आप हमको कहते हैं ना 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 भाई, ना 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 हमें गले ना लगाओ भैया, हम अलग हो गए, गले ना लगाओ। अरब कहता है मेरे पैर के जूते के नीचे रहो, आप कहते हैं हाँ वो बीप नहीं आता है इंडियन गले लगाए तो, और अरब कहे कि मेरे पैरों के नीचे रहो तो वो आपकी वो हालत है। आपको इक्वलिटी रास नहीं आती, आपको सब्जुगेशन पसंद है, तो क्या किया जाए उसका कि भाई वही है हमारे करता धरता मतलब कोई लॉ नहीं एक शहर में, मतलब आप सोचिए ये मानसिकता बड़ी जबरदस्त है कि पाकिस्तान के एक शहर का नाम बदल करके वो आपने रख दिया फैसलाबाद, लायलपुर से अपना रख देते यार, मैं खुश हो जाता, मुजफ्फर भाई के नाम पे हो जाता तब भी मैं खुश हो जाता। अपना कुछ मोहनजोदाड़ो नाम रख देते मैं खुश हो जाता, लायलपुर मिटाया। मेरे नाम पर 2 शहर हैं इंडिया के अंदर, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर। हाँ वो हमारे यहाँ गाजियाबाद भी है, इनको पता ही नहीं गाजिया का, गाजी का मतलब कोई इंडिया में रिवाहाबाद है? नहीं, वो हम लोग बनाएंगे, आप नहीं रिवाहा। फिर आपको पीयूबीजी का नंबर मांग लेंगे लोग, आप ऐसी बातें करने लगती हैं यार, हैरान करने वाली बातें अभी आने लगेगा जनता का कमेंट, पीयूबीजी का नंबर दो, पीयूबीजी का नंबर दो, रिवाहाबाद बनाएंगे अब, ऐसी बातें आप करिए। खैर मैं जोक से पार्ट में बातें करना चाहता हूँ। कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं हैरान हो गया, आपने अपने देश की आइडेंटिटी बदल दी, सब कुछ आपने बदल दिया है, और उसके बाद आप पूछें कि हम क्या करें, दुनिया के कैसे लीडर बने। आप दुनिया से आप मतलब नहीं रखना चाहते, आप तो कह रहे हैं इस पे एटॉमिक बम मार दो, उस पे एटम बम मार दो, आपका हर चीज का सोल्यूशन है गर्दन उतार दो बम मार दो, गर्दन उतार दो बम मार दो, कोई समस्या आ गई है लोन नहीं मिला बम मार दो, उसके बाद दूसरी कोई समस्या हो गई एनानु गर्दन उतार दो। तो साला दुनिया में यार इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है यार, आपने एटम बम क्या ले लिया है भैया। आप जो है आपके एक मिनिस्टर साहब कहते हैं हमारे पास पापो भर के बम है, मतलब उनसे कोई बात करो वो बम यूं लेके मार देते हैं कि बम चला दो इसके ऊपर, हमारी बात नहीं मान रहा। भाई खुदा का खौफ करें आप, प्लीज अल्लाह से डरें कि आपने यार हर चीज का सोल्यूशन है, एनानु गर्दन उतार दो यार, एनानु वो करते हुए, एनानु तू, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, कोई वो महोदय तो कहते तुम जो है हमारे कौम का मजाक उड़ाते हो और ब्रीफकेस लेके लोन मांगने जाते हो, एक हाथ में एटम बम पकड़ो और दूसरे काम हाथ में रिलीजियस किताब पकड़ लो और मारो इनके ऊपर एटम बम, तुम्हें लोन पे लोन मिलेगा, ये सोल्यूशन है।
उनको आईएमएफ का चीफ बनाइए। अब अजय बंगा को नहीं लेंगे आईएमएफ वाले तो उन महोदय को ले लेंगे। उन्होंने तो अगर आईएमएफ का चीफ बन जाना है तो उनका तो सोल्यूशन यही है, इसको लोन नहीं मिला, बम मार दो इसके ऊपर, इसको लोन मिल गया, इसका गर्दन उतार लो, ये सोल्यूशन है। अब हम क्या कहेंगे, आपने तो बुद्धि बनाई है लोगों की, हर चीज का सोल्यूशन है नानू गर्दन उतार दो, ये है सोल्यूशन। तो अब मुबारक हो भाई, हम तो आपसे बात करने के बाद सुबह 2 घंटा ये चेक करते कि है कि नहीं है यहाँ पे, तब जाके हम ब्रश करने जाते हैं। आप मुझे इस बात का हमेशा सदका लगा रहता है। खैर जोक सपाट, तो अब आप लोग देखिए, आपको दुनिया के साथ चलना है या आपको बस 56 ममालिक, उन 56 ममालिक के लिए 198 ममालिक से आपने तलाक लिया हुआ है। 56 ममालिक के लिए आपने किसी को नहीं पूछना, और आप जो है उसी के पीछे आंख धो करके, आंख बंद करके पड़े। आप सबकी बात ही नहीं करते, आप सबकी बात करना भी नहीं चाहते, आप एक ही चीज की बात करते हैं। आप कहते हैं हमारी पूरी लॉयल्टी मक्का मुनव्वरा के लिए, मक्का मुनव्वरा के लिए जान दे देंगे। बहुत बढ़िया भाई, आप जान दे दीजिए, लेकिन आप ये करेंगे उसके अलावा हम सबकी जान ले लेंगे। जान आप सिर्फ एक चीज के लिए देना चाहते हैं, बाकी सबकी जान आप निकाल लेना चाहते हैं। हिंदू है तो यहूदी है तो ये सब ननू मार दो। तो भाई अब आप क्या, आप दुनिया के साथ चल रहे हैं? दुनिया के साथ चलिए, इंसानियत को गले लगाइए, आपको सब मिलेगा। आप ये बता दीजिए, आप भी मुसलमान हैं और ये शेख अल जायद बिन भी मुसलमान है, आपसे कम मुसलमान तो नहीं होंगे वो, तो वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे हैं। शहबाज शरीफ बांधेंगे? इमरान खान बांधेंगे? कभी भी नहीं। तो ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया है कि पाकिस्तान का मुसलमान उनको अपना लीडर नहीं मान रहा है, और अरब जो है वो गले पे गले लगा रहे हैं। वो भैया उनके जो लीडर थे वो आज पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, ऐसी जफ्फी, ओए 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 ओए, मैक्रोन भी उसी जफ्फी नहीं दिया था उनको। तो ये क्यों हो रहा है? आप मुझे इस चीज का जवाब भाई कमरे में जाके ना, किसी कमरे में, अगर किसी कमरे में इनकी मुलाकात हो ना, वहां पर जाकर ये मोदी जी के पांव को भी हाथ लगा देंगे, लेकिन मीडिया के सामने, अवाम के सामने ये उनके हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी अवाम के दिलों में, दिमाग में जिस कदर नफरत भर दी है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लीडरों के खिलाफ। तो वो क्या जवाब देंगे कि भाई कल तक तो आप बोल रहे थे कि मोदी जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, आज आप उससे गले मिल रहे हो, उससे हाथ मिला रहे हो, उसके हाथ पे बैंड बांध रहे हो या उसके गले में हाथ पहना रहे हो। तो ये सारी चीजें ना, पहले तो वो जवाब देना पड़ेगा 75 सालों का, कि 75 सालों से आप जो एक सबक पढ़ा रहे हो हमारे बच्चों को, आप एक चीज दिखा रहे हो मीडिया के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर, उसका जवाब देना पड़ेगा। आपके मदरसों में, आपके मस्जिदों में जो चीज बताई जा रही है कि कश्मीर की जो जहाद है वो वाजिब है, कश्मीर के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया है, वो सारी चीजों का ये जवाब फिर कैसे देंगे? वो जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। अगर मोदी जी के गले में ये हार पहनाते हैं तो पहले तो उन चीजों का जवाब देना पड़ेगा इनको। वो कैसे अवाम को जवाब देंगे ये कि ये या तो 75 सालों से ये पहले एडमिट करें ना कि 75 सालों से हमने जो आप लोगों को बताया था वो झूठ था, वो सारी चीजें झूठ थी। ये हकीकत ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हम जानबूझकर हमने इंडिया को एक दुश्मन के तौर पर आप लोगों को दिखाया है। तो मसला सिर्फ ये है, एक दफा इनको ये चाहिए, मैं ये एक दफा इनको सच्चे दिल से माफी मांगे, अवाम के साथ आगे हाथ जोड़े, मीडिया के ऊपर आए जहां पर कि हमसे गलती हो गई, हमने 75 साल आप लोगों से झूठ बोला है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमने इंडिया को दुश्मन बनाकर आपके सामने पेश किया है। जब ये चीज हो जाएगी तो देखिए तल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे, फिर मोदी जी की रिस्पेक्ट भी हो जाएगी, पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम के हालात भी ठीक हो जाएंगे, जितने मसाइल है वो भी सारे हल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी अना को पीछे रखकर अपने मुल्क का फायदा सोचने की जरूरत है, बस ये अगर काम हो जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं मुजफ्फर भाई से बिल्कुल सहमत करता हूँ रिभा जी, मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छी बात कही और यही होना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना आसान अब रह नहीं गया, क्योंकि ये जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अगर आप करने भी जाएंगे ना मुजफ्फर भाई, अनफॉर्चुनेटली ये उनके हाथ तोड़ देंगे पहले आपको सिस्टमेट, क्योंकि जो आप पिल दे रहे हो वो एक्सट्रीम केस है, वो शॉक सर्जरी हो जाएगी। आपको स्लोली ये पिल देना होगा, क्योंकि जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जनता तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती जब इन्हीं जो ताहिर वो जो थे जिन्होंने वो लड़की थी आसिया बीबी के लिए वो चले गए थे तो उनको गोली पड़ गई। मुझे नहीं पता ये सब बातें यहाँ होनी चाहिए कि नहीं, मगर मेरे कहने का मतलब है धीरे धीरे का डोज आपको देना पड़ेगा। 75 साल से जिस दिमागी जहन का आपने वो किया, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो कौन सा इस्लाम है जो सऊदिया से भी बेहतर हम समझ रहे हैं। सऊदिया के लोगों को क्यों नहीं प्रॉब्लम है मोदी से?
इजिप्ट का आदमी क्यों गले लगा रहा है? इजिप्ट ने 15 अगस्त पे आकर के हमारी मेजबानी स्वीकार की, उसके बाद मोदी जी को गले लगाया। ग्रैंड मस्जिद जो अल अजहर मस्जिद का जो शेख है वो आकर के मिल के गया। सारी दुनिया गले लग रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो पाकिस्तान की जो एक जनता की जो नफरत है मोदी जी के प्रति या इंडिया के प्रति, उसको कम किया जाए। शुरुआत लिटिल करें, मतलब जिसे कहते हैं बेबी स्टेप से। किताबों को चेंज करें, अपने जो 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 वो करते हैं, क्या नाम है, सऊदीज, जो आपके यहाँ खुतबे दिए जाते हैं फ्राइडे को, उसको कंट्रोल करें, प्रिंटेड लें। ये इससे ज्यादा एक शब्द नहीं बोलना है। अगर आपने फ्री स्पीच दे दी तो वो है उसमें वो एक्सप्लेन करते, क्योंकि उनको बोलना है, सिर्फ बोलते 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 वो वहां चले जाएंगे जिसका कि कोई हद नहीं। और इंसान देखिए मुतासिर होगा, 100 में से 20-25 लोग भी मुतासिर हो गए तो आपके लिए उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक एजुकेशन पॉलिसी बनाइए। आपको नेशनल डिफेंस पॉलिसी नहीं बनानी है, अनफॉर्चुनेटली आप उस पर बना रहे हो। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहले आप इंसान तो बनाओ, क्योंकि किसी भी पॉलिसी का जो बैकबोन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्स आता है। तो आपके ह्यूमन रिसोर्स में उन्होंने हर चीज में कहना ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। तो एक आदमी अगर कोई क्रिएटिविटी करना चाहता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये करूं कि ना करूं, ये विद इन द स्फीयर ऑफ माय एक्टिविटी। उसकी क्रिएटिविटी को रोक दिया गया है। उसके जहनों को खोलें आप पहले। तो मेरा जो सोल्यूशन है ना, वो एक दिन में नहीं आएगा। इट्स एटलीस्ट 2 जनरेशंस लगेंगे, तब जाकर के आप ये कह सकते हैं अपने लोगों को, हाँ वी हैव डन अ ग्रेव मिस्टेक, और हमें इसको अंडू करने की, क्योंकि ये 1947 से नहीं शुरू हुआ है। पाकिस्तान तो बेचारा विक्टिम है। पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं थे, पाकिस्तान के लोग प्यारे थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को नहीं जिताया था, उन्होंने तो यूनियनिस्ट पार्टी को वोट दिया था। ये तो इनको तो इंजेक्शन दे के ऐसा बना दिया गया है। जो यूपी बिहार के लोग आए, उन्होंने अपनी 2 नेशन थ्योरी ला करके इनको पिलाना शुरू करी। अगर 2 नेशन की थ्योरी ये ले ही लेते तो मुस्लिम लीग क्यों नहीं जीती यहाँ पे? वो यूनियनिस्ट पार्टी को कैसे पंजाब ने, जो यूनाइटेड पंजाब था, उसमें जिता दिया था इन्होंने। तो पॉइंट ये है कि ये जो एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है, वो तरीका पॉलिटिकल ना होकर के एजुकेशनल है, सोशल है। आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की ओर जाना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि अपने बच्चों के दिमागों से जहर हटाएं। अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट पहले एक पॉलिसी लाए, सबको अधिगृहित कर ले। उसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा उस पाठ्यक्रम पे गवर्नमेंट का एक्सट्रीम कंट्रोल होगा। जो भी जो रिलीजियस स्कूल है वहां पे वो जो एक शब्द भी जो गवर्नमेंट बोलेगी उसके अलावा नहीं बोल सकते। जो सऊदिया करता है, जो कतर करता है, जो सब करते हैं, हर कंट्री के पास जो जो ये लोग खुतबा देते हैं वो प्रिंटेड चला जाता है कि ये हुआ, इतना बोलना है, अब निकल आए जी। बस जो मुजफ्फर भाई ने कहा वो एकदम सही है, उसको करना है। मगर वो डोज जो है वो लास्ट स्टेप है। वो फर्स्ट स्टेप करेंगे तो वो उनके भी हाथ गायब हो जाएंगे। आप जिस स्थिति में जा चुके हैं वो लास्ट स्टेप होनी चाहिए। आर्बिट्रेट की जरूरत अभी नहीं है आपको। अभी आपको स्लोली 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 एक इंसान के जहन को चेंज करना है, देन दैट विल चले। मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। तो मैं तो यहाँ पर देखे इसका आगाज मैं करता हूँ यहाँ से। मैं एक मिनट, मैं अभिषेक भाई, मैं यहाँ पर देखे मैं आगाज करता हूँ इस चीज से कि मैंने अपनी जिंदगी के 40-45 साल इंडिया को अपना दुश्मन माना है। मैंने आप लोगों को इस्लाम का दुश्मन माना है, तो मैं इस पे से माफी मांगता हूँ। नहीं, इसमें माफी, आप हमारे बड़े भाई हैं, कोई माफी ऐसी कोई नहीं है। ठीक है, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सीखते हैं। हमने भी बहुत गलतियां की होंगी, हम भी सीखेंगे। आपसे कोई हाथ जोड़ के हम भी क्षमा चाह रहे हैं, इसमें कोई माफी नहीं मांगना। आप हमारे भाई है, अब भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, वो हो गई। हाँ, मगर अब ये क्या, समय खत्म हो गया वैमनस्यता का। अब फ्रेंडशिप बैंड का टाइम है, बैंड बाजा बारात का टाइम है। आप समझ रहे हैं? अब जो है कि बस इंसानों को जीने दें। उनको बोले आप स्पार्को बनाओ, बच्चों को बोलें कि अच्छे अच्छे तुम टेक्नोलॉजी लाओ, बच्चों को बोलें कि आप अच्छा इकोनॉमिक्स करो, स्टार्टअप शुरू करो, कोई नया, जैसे गूगल अगर अमेरिका से आ सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकता है? टाइम हैज कम फॉर दीज आइडियाज, टाइम हैज कम फॉर दीज आइडियाज। इसको अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया से पीछे हो जाएंगे। वो आपको करना बहुत जरूरी है
जी रिबाहा जी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल करूँगी कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ में टेम्पल बन रहे हैं, उस बारे में मुज़फ़्फ़र भाई आप क्या कहेंगे? अब इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो योगा जो कि भारत, हिंदुस्तान से निकला है, उसको फ़रोग़ दे रहे हैं। रामायण और उसको अपना सिलेबस बनाया हुआ है और महाभारत को अपना सिलेबस बना रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? यानी कि उसकी तालीम दे रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ भी। जी, क्या योगा डे कहेंगे? मनाया गया पिछले दिनों में जब अमेरिका में थे। मोदी जी अमेरिका में थे, पूरी दुनिया के अंदर योगा डे मनाया गया, पूरी दुनिया के अंदर सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो योगा मनाया जाता है, लेकिन योगा डे नहीं मनाया जाता क्योंकि उसके पीछे सबको पता है कि वो इंडिया से ये चीज़ निकली है, तो वो बस वो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा कुछ जगहों पे योगा ज़रूर करते हैं। अ, अब बात रही टेम्पल की, तो टेम्पल मैंने पहले भी आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि फैसलाबाद के अंदर 2 मंदिर थे। मैंने जो रिसर्च की, मैंने जो देखा, मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो एक मंदिर जो है उसके ऊपर जो मस्जिद बन चुकी है और एक उसका सिर्फ एक थोड़ा-सा हिस्सा बाकी है और वहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। और एक मंदिर और था, उस मंदिर के अंदर रिहायश है और उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था। तो फैसलाबाद के अंदर अब कोई मंदिर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊँ कि रहीमिया खां में एक भोंग के अंदर एक मंदिर था। वहाँ पर एक हिंदू बच्चे ने गलती से मस्जिद में जाके उससे कुछ पेशाब वग़ैरह गलती छोटा बच्चा क्या पता कि मैंने इधर पेशाब करना या नहीं करना, क्या उससे गलती हो गई। वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने जाकर मंदिर पूरे के पूरे को वहाँ पर तोड़ दिया और बड़ी मुश्किल से वो बच्चे की जान बची। ये तकरीबन 3-4 साल पहले का वाक़या है। उस मंदिर की भी मैंने आपको फुटेज दिखाई थी अपनी वीडियो में। वो मंदिर अब दोबारा बना दिया गया है, लेकिन उस मंदिर में भी अब रेंजर मौजूद हैं। उस मंदिर में भी अभी वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और वो आम बंदा वहाँ पर बहुत मुश्किल से जा पाता है। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर जो मंदिरों के या टेम्पल के। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ अभी नहीं हो सकती। अभी तो कमी हो रही है बहुत शिद्दत के साथ हिंदुओं में भी, और हिंदुओं की जो इबादत गाहें हैं, उनके अंदर कमी हो रही है। इज़ाफ़ा तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर के कुछ ऐसी चीज़ बन सके जिस तरह दुनिया के अंदर बाकी रामायण या वहाँ पर जो टेम्पल बन रहे हैं यूएई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में आपको पता है कि मंदिर बनने जा रहा था, तो अदालत में जाकर किसी ने स्टे ले लिया, वो उसकी जो तामीर है वो भी रोक दी गई। बहुत मुश्किल है हम पाकिस्तान में मंदिर अभी नया बनना। उसमें मैं कसूरवार जो है वो अ, अपने जो खुद को मैं जानूँगा कि मुज़फ़्फ़र इसमें कसूरवार है, इसमें रिबाहा भी कसूरवार है कि इसके खिलाफ हम कभी आवाज़ ही नहीं उठाते, हमने कभी बात ही नहीं की। मैं कल भी एक सोशल मीडिया पे एक जो बंदा वो बड़े दावे के साथ बोल रहा था जी कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बहुत हकूक़ हासिल है, पाकिस्तान में हिंदुओं को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का हक है, पाकिस्तान में हिंदू जो है बहुत खुश रह रहे हैं। तो मैं सोच में पड़ गया यार, ये बंदा या तो पागल है या बाकी लोगों को पागल बना रहा है कि पाकिस्तान में जो अभी हिंदुओं की तादाद है वो ना होने के बराबर रह गई है। और जिस तरह से आगे ये सीमा का वाक़या लेकर धमकियाँ दी जा रही हैं हिंदू कम्युनिटी को, जाखरानी कबीला है, वहाँ पर डाकू हैं जो बहुत ही असर और रसूख रख रहे हैं। वो जिस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं, वो बेचारे और सहम गए, डर गए हैं वो बेचारे। कोई उनका वहाँ पर प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है। देखें, अगर इंडिया में हिंदू या मुसलमानों का कोई भी अगर कोई मसला बनता है, तो जो वहाँ पर हिंदू भी मुसलमानों की हिमायत के लिए आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि ये नहीं, इनके साथ कोई ज़्यादती ना हो पाए, ये भी हमारे भाई हैं। मैं इस तरह का वाक़या पाकिस्तान के अंदर बहुत यहाँ पर हैं, मुसलमान ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसमें हम समझने की यही चीज़ है कि हम दुश्मन समझते हैं। हम यहाँ के जो हिंदू हैं, उनको अपना दुश्मन समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं। हालाँकि उन्होंने इस वतन को, इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, इस वतन को, इस मिट्टी को अपनी मिट्टी समझा, अपनी माँ समझा है। और हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? हम उनकी लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। हम उनकी लड़कियों को अगवा करके मुसलमान बना रहे हैं। हम उनके मंदिर जो हैं उनको गिरा रहे हैं। हम ऐसी-ऐसी रुकावट, हम उनको किसी अच्छे ओहदे पर नौकरी नहीं देना चाहते। बहुत मुश्किल है कि कोई हिंदू जो है वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर सके। हम उनको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड नहीं करते। हम तालीमी इदारों में मैं अभी दीपक भाई का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने
कॉल की थी कि मैंने एक जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर दाखिला लेना है, तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि नहीं, यहाँ पर किसी हिंदू को दाखिला नहीं मिलेगा। जिस मुल्क में आप हिंदू के साथ ये सलूक करेंगे, वहाँ पर आप कैसे समझती हैं कि यहाँ पर कोई टेम्पल बनेगा नया, यहाँ पर रामायण पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर गीता पढ़ाई जाएगी। इस तरह देखिए, सारे मजहब जो हैं वो उनका एहतराम ज़रूरी है। अगर मैं ये चाहूँगा कि मेरा इस्लाम उसका एहतराम किया जाए, और मेरा कुरान जिसका मैं अपने दिलो जान से ज़्यादा एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम अभिषेक सर भी करें, तो मुझे उससे पहले उनकी गीता का भी एहतराम ज़रूरी है। मैं उनकी गीता को बुरा भला बोलूँ, मैं उनकी रामायण का बुरा भला बोलूँ, और मैं ये उनसे ये तवक्कुह करूँ कि वो मेरे कुरान की भी एहतराम करें, ऐसे नहीं हो सकता। तो उससे पहले ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके इस्लाम को बुरा भला ना कहे, आपके कुरान को बुरा भला ना कहे, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे, तो हमें दूसरे के मजहब को भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनका भी ख्याल रखने की जरूरत है, उनको भी इस मुल्क का शहरी समझने की जरूरत है। हम उनको इस मुल्क का शहरी नहीं समझते। ये बदकिस्मती की बात है कि हम हिंदुओं को दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। हम उनको अपने साथ बैठने नहीं देते, हम उनको अपने साथ खाने नहीं देते, हम उन्हें किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं करने देते। तो मैं ये कैसे तवक्कुह करूं कि मैं फिर कैसे गिला करूं कि जी वहां पर ये हो रहा है या वहां पर ये हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे अपने गिरेबान के अंदर झांकने की जरूरत है, और इन सारे जो हिंदू भाई हैं इनको और इनके मजहब को पाकिस्तान के अंदर रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई आपका। अभिषेक सर आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। आज व्यूवर्स हमारी यूट्यूब फैमिली ने बड़ा ही ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट किया है, और सपोर्ट के साथ साथ बड़ी ही कमेंटिंग थी, यानी कि लोग सुन रहे थे और जुड़ रहे थे। कुछ लोगों ने बहुत सारी क्वेश्चनिंग की, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेक्शन जो है वो आने वाली डिबेट में रखेंगे, और आप अपने क्वेश्चंस को तब पुट कीजिएगा और मैं भी आपको उसका जवाब दूँगी, सर भी देंगे, मुज़फ़्फ़र भाई भी देंगे। तो व्यूअर्स आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुज़फ़्फ़र भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुजफ्फर भाई, थैंक यू रिबाहा जी। बहुत शुक्रिया।